ये 5 MB का मेमोरी कार्ड जो कि साल 1956 की है, और ये है 1 TB का मेमोरी कार्ड जो प्रेजेंट टाइम की मतलब पिछले 70 सालों में टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गया है। ठीक उसी तरह आने वाले 50 सालों में टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच सकता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और हो तो ये भी सकता है कि हम टाइप 1 सिविलाइजेशन जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी को भी अचीव कर ले। अब इस टाइप 1 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो साल 1964 में सोवियत यूनियन के एक एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डिशेव ने किसी सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को जानने के लिए एक मेथड दिया था, जिसे हम कार्डिशेव स्केल कहते हैं। एक सिविलाइजेशन जितना ज्यादा एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है, कार्डिशेव स्केल पर उसे उतना ही एडवांस माना जाता है। इसके अनुसार एक टाइप 1 सिविलाइजेशन वो होती है जो अपने पूरे प्लेनेट की एनर्जी को यूज करके उसे कंट्रोल कर सके। एक टाइप 2 सिविलाइजेशन पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है। यानी हम इंसानों को टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए धरती पर मौजूद पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करना सीखना होगा। फिलहाल की बात करें तो कार्डिशेव स्केल पर हमें 0.75 सिविलाइजेशन कहा जा सकता है। आपको ये नंबर टाइप 1 सिविलाइजेशन के काफी क्लोज लग रहा होगा, पर 0.75 की स्केल पर होने के बावजूद हम टाइप 1 सिविलाइजेशन के कंपैरिजन में सिर्फ 0.2% एनर्जी को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में कैलिफोर्निया और जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने मिलकर इस प्रॉब्लम का एक इनोवेटिव सोल्यूशन दिया है, जो है प्रोजेक्ट कैसियोपिया सोलर पावर सैटेलाइट। इसमें धरती की ऑर्बिट में विशाल हेक्सागोनल मिरर सेंड किया जाएगा, जो सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट करके सोलर पैनल से इक्विप्ड सैटेलाइट्स की ओर भेजेगी। ये सैटेलाइट इस सोलर एनर्जी को रेडियो वेव्स के फॉर्म में धरती पर भेज देगी और यहाँ इन्हें रेक्टिफाई एंटेनास की मदद से इलेक्ट्रिसिटी में बदल लिया जाएगा। कैसियोपिया प्रोजेक्ट अभी सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है, पर इसमें अभी से प्रॉब्लम्स मिलना शुरू हो चुका है। यूनाइटेड किंगडम के एक प्रोफेसर ने ये एस्टिमेट किया है कि इस प्रोजेक्ट से धरती का कार्बन फुटप्रिंट 100 गुना तक बढ़ जाएगा। इसमें धरती का एनवायरनमेंट पूरी तरह बदल जाएगा और इस ग्रह पर इंसानों का रहना इम्पॉसिबल होगा। तो क्या हमें अपनी एनर्जी नीड्स के लिए हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज पर ही डिपेंडेंट रहना होगा? स्लोवेनिया के एक इंस्टीट्यूट ने बताया है कि अगले 133 सालों में धरती के सारे कोल रिजर्व्स खत्म हो जाने वाले हैं। वही ऑयल एंड नेचुरल गैस अगले 50 सालों में ही खत्म हो जाएगा। आने वाले सालों में न सिर्फ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएगा, बल्कि इससे एंटार्क्टिका की सारी बर्फ पिघल जाने वाली है, जिससे धरती के ओशंस का लेवल काफी बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में ओशंस में 60 मीटर्स तक की लहरें उठेगी और दुनिया की कई मेजर कोस्टल सिटीज पानी में डूब जाएगी। अब अगर बात करें न्यूक्लियर एनर्जी की, तो आज ही हमारी 15% एनर्जी नीड्स को पूरा कर रही है। पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कितने खतरनाक होते हैं, ये किसी से भी छिपा नहीं है। और अगर हम अपनी फुल क्षमता पर न्यूक्लियर एनर्जी बना भी ले, फिर भी हम कार्डिशेव स्केल पर ज्यादा से ज्यादा 0.85 तक ही पहुंच पाएंगे। लेकिन एक तरीका है जो न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए हमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद कर सकता है, और वो है हाइड्रोजन और हीलियम का थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। ऐसा एक थर्मोन्यूक्लियर प्लांट 138 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि हमारी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर प्लांट्स मैक्सिमम 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही पैदा करता है। पर एक थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट एस्टेब्लिश करना हम इंसानों की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से बाहर की बात है, क्योंकि इसे बनाने में जितनी एनर्जी खर्च हो जाती है उतनी प्रोड्यूस भी नहीं कर पाता। आज हम इंसान अपनी 11% एनर्जी नीड्स हाइड्रो, विंड एंड सोलर एनर्जी से पूरी कर रहे हैं। इसमें सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का शेयर ही 7% है। अगर हम इसे 5 गुना बढ़ा भी दे, फिर भी कार्डिशेव स्केल पर हमारा प्रोग्रेस ना के बराबर होगी। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि हम चांद की ग्रेविटी से भी एनर्जी को बना सकते हैं। चांद अपनी ग्रेविटी के कारण धरती के ओशंस में बाढ़ लाता है। अगर हम समुद्र के किनारे एक्सोटिक सिचुएशंस बना दे जिसमें अंडर वाटर प्रोपेलर्स लगे हो, तो ये हर बार लहरों के आने और जाने पर रोटेट करेगा। ऐसे एक एक्सोटिक स्टेशन से 300 मेगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिससे 2 लाख से ज्यादा घरों की इलेक्ट्रिसिटी नीड्स पूरी होगी। सिर्फ चांद ही नहीं, हम धरती के कोर की एनर्जी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धरती का कोर लगातार सरफेस की ओर 44 टेरावाट एनर्जी को रिलीज कर रहा है। अगर हम इस एनर्जी को ऑब्टेन करके उसे स्टोर करना सीख जाए, तो हम कार्डिशेव स्केल पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। साल 1973 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने निकोलाई कार्डिशेव का आइडिया बढ़ाते हुए कहा कि एक टाइप 1 सिविलाइजेशन सारे प्लैनेटरी डिजास्टर्स को कंट्रोल कर पाएगी। सुनामी, अर्थक्वेक और टॉर्नेडोज जो आज हमारे लिए तबाही का कारण बनता है, वो टाइप 1 सिविलाइजेशन के लिए सिर्फ एक्स्ट्रा एनर्जी का सोर्स होगा। मतलब हम उससे भी एनर्जी को निकाल पाएंगे।
साल 2010 में जॉन स्टोर्स हॉल नाम के एक साइंटिस्ट ने वेदर मशीन का आइडिया दिया था। इसमें 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर डायमीटर वाले डायमंड की छोटी छोटी बॉल्स पूरे प्लैनेट्स को घेरेगी। इनकी थिकनेस 1 नैनोमीटर होगी और ये धरती के स्ट्रेटोस्फीयर में 30 किलोमीटर की हाइट पर होगी। इनके अंदर एक मेम्ब्रेन और एक कंट्रोलिंग डिवाइस होगा जो इनकी मूवमेंट और स्पिन को कंट्रोल करेगा। ये डायमंड बॉल्स सूरज की लाइट को धरती पर कुछ स्पेसिफिक एरियाज को रिफ्लेक्ट करेगी, जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकेंगे। वेदर मशीन्स के आइडिया ने साइंटिफिक कम्युनिटी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। कुछ साइंटिस्ट इसे इम्पॉसिबल मानते हैं तो कुछ इस फील्ड में फर्दर रिसर्च करने के पक्ष में है। वैसे आपको बता दूं कि साल 2032 तक हम इस आइडिया को स्मॉल स्केल पर टेस्ट भी करने वाले हैं। हालांकि धरती पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। नेचर से छेड़छाड़ रैपिड क्लाइमेट चेंज का कारण बन सकता है और धरती पर नई आइस एज की शुरुआत हो सकती है। अगर इसी तरह हम टाइप 1 सिविलाइजेशन भी बन जाए तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारी प्रोग्रेस वहीं पर रुक जाएगी और शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन का भी अंत हो जाएगा। साल 2019 में फिलीपींस के कुछ स्टूडेंट्स ने साउंड से एनर्जी बनने का आइडिया भी दिया था। मुंबई और दिल्ली जैसे मेगा सिटीज जहां बहुत ज्यादा शोर होता है, ऐसे एक शहर से हम 1500 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिर्फ साउंड ही नहीं बल्कि हमें वेस्ट मटेरियल से भी एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करनी होगी। हर साल हम करोड़ टन प्लास्टिक्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे सिर्फ 10% ही रिसाइकल हो पाती है और बाकी लाखों सालों के लिए नेचर की गोद में डिकम्पोज होने के लिए पड़ी रहती है। पायरोलिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम इस वेस्ट प्लास्टिक से फ्यूल बना सकते हैं। इसमें प्लास्टिक को वैक्यूम में जलाया जाता है, जिससे बिना स्मोक के जल जाती है और इससे निकलने वाले ऑयल फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम धरती के ओशंस में मौजूद सारे प्लास्टिक्स को पायरोलिसिस के जरिए फ्यूल में बदल दे तो हम इंसान एक टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के काफी करीब पहुंच सकते हैं। पर एक चीज ऐसी है जो हमें बहुत कम समय में एक टाइप 1 सिविलाइजेशन बना सकती है। मैं बात कर रहा हूँ एंटीमैटर की। ये एक नॉर्मल मैटर की तरह ही होती है, बस इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल उल्टी होती है। जब मैटर और एंटीमैटर के पार्टिकल्स टकराते हैं तो इससे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। सिर्फ 1 ग्राम एंटीमैटर से 52,300 मेगाटन एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो 4 करोड़ घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए काफी होगा। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि धरती पर कोई भी एंटीमैटर नहीं है और स्पेस में तैरते एंटीमैटर पार्टिकल्स को ट्रैप करना उतना ही आसान है जितना कई किलोमीटर्स के एरिया में कोई सुई खोजना है। रिसेंटली हमें पता चला है कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड एंटीमैटर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है और इसके अराउंड हमें काफी सारे एंटीमैटर मिल सकता है। लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी और ऐसा होने पर धरती का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम बर्बाद हो जाएगा और हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सूरज की हार्मफुल रेस का शिकार हो जाएगी। ये इंसानों के लिए बहुत ही बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है और टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने का सपना देख रहे हम इंसान वापस से स्टोन एज में पहुंच जाएंगे। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।